Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Now the topic is Geographical Indication Tag GI tag. Recently 17 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें GI टैग प्रोवाइड किया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली, जो ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। सो वन बाय वन हम जानेंगे कि वो कौन से प्रोडक्ट हैं, उनकी क्या स्पेशलिटी है और क्यों उन्हें जीआई टैग दिया गया है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जीआई टैग आखिर होता क्या है। आप सब जानते हैं कि जीआई टैग एक तरह का साइन होता है जो प्रोडक्ट्स पर यूज किया जाता है, जो ये बताता है कि ये प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन का है एंड पोजेस क्वालिटी और रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग में ये जो वर्ड है ज्योग्राफी, वहीं से हमें इसे समझना है। देखो, कुछ ऐसे सामान होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी होते हैं ड्यू टू दैट ओरिजिन, उस जगह के कारण जहाँ से उसकी ओरिजिन है। वो हो सकता है कि वहाँ के क्लाइमेट के कारण उस प्रोडक्ट का वैसा क्वालिटी हो या फिर कुछ और रीजन हो, लेकिन वो एक खास ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, वो खास ज्योग्राफी में ही पाया जाता है, चाहे जो भी रीजन रहे। वो ज्योग्राफी टाउन हो सकता है, कोई एक स्टेट हो सकता है या फिर एक कंट्री हो सकता है, लेकिन उस स्टेट की या फिर उस टाउन की वो स्पेशलिटी होनी चाहिए। और इसको ऐसे समझो, देखो सितंबर 2003 में पहली बार इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था दार्जिलिंग टी को। तो माना जाता है कि वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी के पास जो ये दार्जिलिंग का रीजन है, वहाँ जो भी चाय उपजाया जाता है, चाय जो भी वहाँ कल्टीवेशन किया जाता है, उसकी क्वालिटी ही अलग होती है। ये दार्जिलिंग के अपने क्लाइमेट या फिर अपने वेदर या अपने सॉइल या अपने टेरेन के कारण हो सकता है कि चाय की स्पेशल क्वालिटी हो, तो इसकी बहुत डिमांड है। अगर दार्जिलिंग चाय कह के बेचा जाता है तो लोग खूब खरीदते हैं। तो क्या होने लगा कि बाद में हर कोई अपने चाय के ऊपर दार्जिलिंग लिखने लगा, चाय चाहे कहीं का भी हो दार्जिलिंग लिखने लगा। तो इससे क्या हुआ, मार्केट में दार्जिलिंग टी की क्रेडिबिलिटी घटने लगी। लोग ऐसा कहने लगे कि अरे ये तो डुप्लीकेट होता है, क्या पता सच है कि झूठ है। तो इससे जो रियल में दार्जिलिंग में जो कल्टीवेटर्स थे, जिनके क्वालिटी में सच में, जिनके टी में सच में क्वालिटी था, वो भी इससे सफ़र करने लगे क्योंकि पब्लिक भरोसा नहीं कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने दार्जिलिंग टी को एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया, ये टैग। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी जो दार्जिलिंग जाकर वहाँ पर टी का कल्टीवेशन करती है और उस टी को अपना पैकेजिंग करती है, तो फिर उस पैकेट के ऊपर इस तरह का एक सिंबल वो लगाएगी। ये जो सिंबल दिया गया आपको, ये वो सिंबल लगाएगी कंपनी। उसे भारत सरकार की तरफ से ये मान्यता मिल जाता है कि अगर आप इस एरिया में टी का कल्टीवेशन किए हैं, बस एक सर्टिफिकेट ले लीजिए कि हाँ इस एरिया में ही टी का कल्टीवेशन हुआ है। आप अपने पैकेट के ऊपर इस तरह का जीआई टैग लगाइए और फिर दार्जिलिंग टी लिखिए। लोग भी बहुत अच्छे से भरोसा करेंगे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये जीआई टैग लगा हुआ है, दैट मीन्स सच में दार्जिलिंग का ही ये टी है। अब अदरवाइज दूसरा कोई भी कंपनी है, दार्जिलिंग कितना भी लिख ले अपने चाय के ऊपर, अगर जीआई टैग लगा हुआ उस पर नहीं है तो समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ नाम का दार्जिलिंग है, इसे कहीं और कल्टीवेट किया गया है। तो इस तरह से जीआई टैग का वैल्यू होता है, ये एक तरह से ब्रांड क्रिएट कर रहा है। एंड दिस वे वहाँ जो लोगों ने कल्टीवेशन का या फिर किसी भी तरह का एक मेथड अपनाए हुए हैं, उन लोगों ने कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से, उसे भी प्रिजर्व करने का एक तरीका है जीआई टैग। तो ब्रांड बन जाता है, वहाँ के लोगों ने जो मेहनत किया है उनको अपनी एक पहचान मिल जाती है। उनका जो एक तरह से समझ लो पेटेंट कह लो इसे, या फिर कॉपीराइट जैसा कुछ उनको मिल जाता है कि कोई भी दूसरा उनके जगह का नाम यूज कर नहीं बेच सकता है। इससे फ्रॉड्स को भी रोका जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिन पर कंट्रोल किया जाता है, बहुत सारे ऐसे अच्छी बातें हैं जिनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम जीआई को यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट में डिस्क्राइब किया गया था आर्टिकल 22(1) में। ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, तो ये डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत किया गया एक एग्रीमेंट था कंट्रीज के बीच में। एंड सिंस इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, तो इंडिया ने 1999 में एक कानून लाया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जिसे 15 सितंबर 2003 से इफेक्ट में लाया गया था। एंड एज आई टोल्ड अर्लियर, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग टी को सबसे पहले इंडिया में जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था। एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में कुछ ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर कोई भी प्रोडक्ट उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करता है तो सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन होता है।
अंडर दिस एक्ट, इसी एक्ट के अंडर इनका पहले रजिस्ट्रेशन होगा एंड आफ्टर सम ड्यू प्रोसेस गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रोवाइड करती है और उसके बाद वो प्रोडक्ट सिक्योर हो जाता है, जो सिक्योरिटी जीआई टैग प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है। नाउ लेट्स हैव एन ओवरव्यू ओवर द प्रोडक्ट्स जिन्हें हाल ही में जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। इनमें से ये टोटल 17 हैं, तो 17 में से 7 ओडिशा से हैं एंड 5 आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एक गुजरात से है, एक जम्मू कश्मीर से है और 3 अरुणाचल प्रदेश से है। तो इस तरह से 17 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। तो ओडिशा से देखो, सबसे पहले लांजिया सौरा पेंटिंग, तो ये एक म्यूरल आर्ट है, वॉल पेंटिंग इसे कहा जाता है। ये आप घर में नहीं लगा सकते हैं, ये दीवार पर ही किया जाता है। देखो, लांजिया सौरा एक्चुअली ओडिशा के इंडिजेंट ट्राइबल सोसाइटी का नाम है और उस सोसाइटी के कारण इस पेंटिंग का नाम लांजिया सौरा पेंटिंग है, क्योंकि ये पेंटिंग उन्हीं सोसाइटी के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन ये सोसाइटी उस पेंटिंग को कहते हैं इकॉन्स या इडिटल, और उन सोसाइटी के लिए, उस सोसाइटी के लिए ये पेंटिंग का बहुत ही बड़ा एक सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है। दैट्स वाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। और वो लोग सदियों से अपना कल्चर को प्रिजर्व करते आए हैं इस पेंटिंग के द्वारा। इस पेंटिंग में उनके कल्चर का बहुत कुछ देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ओडिशा, खजूरी गुड़। खजूरी गुड़ एक तरह का नेचुरल स्वीटनर है, स्वीटनर यानी कि जैगरी, जिसे ताड़ के पेड़ से बनाया जाता है। ताड़ के पेड़ में वो लोग क्या करते हैं, एक तरह का ताड़ का पेड़ अगर इस तरह से है तो इसमें वो लोग यहाँ मटका लगा देते हैं और ताड़ के पेड़ से यहाँ कुछ बूंद बूंद करके लिक्विड इस मटका में भरता चला जाता है। ये जो लिक्विड भरता चला जा रहा है इसे नीर कहते हैं वो लोग इसे नीर कहते हैं। और नीर का मीनिंग होता है ऐसे तो हिंदी में वाटर, और वाटर की तरह वो दिखता भी है जो इस मटके में जमा हो रहा है। फिर वो मटके को उतार लेते हैं आफ्टर सम रेसिपी, कुछ उनका यूनिक रेसिपी होता है, तो उससे फिर वो लोग एक तरह का गुड़ तैयार कर लेते हैं और इसी गुड़ को वो लोग खजूरी गुड़ का नाम दिए हुए हैं, बिकॉज ताड़ का पेड़ खजूर का पेड़ एक ही जैसा होता है, दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड सो। और इस खजूरी गुड़ के प्रोडक्शन में भी लांजिया सौरा ट्राइब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लांजिया सौरा जो ओडिशा के गजपति, बौड़, अंगुल एंड धेनकनाल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो इस जैगरी को प्रिपेयर करते हैं। दैट्स वाई ये जो लांजिया सौरा जो ओडिशा के इंडिजिनस ट्राइब हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। देखो, 2 जीआई टैग इनसे रिलेटेड है, तो ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ओडिशा, डोंगारिया कोंड शॉल। डोंगारिया कोंड शॉल का एक और नाम है कपड़ा गंडा शॉल, ठीक है। तो कपड़ा गंडा या डोंगारिया एक ही, डोंगारिया कोंड शॉल एक ही प्रोडक्ट का 2 नाम है। ठीक उसी तरह से जैसे लांजिया सौरा पेंटिंग कहीं क्वेश्चन में आए या फिर इकॉन्स आ जाए या इडिटल आ जाए, आपको समझना है इस बात को कि वो एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। उसी तरह से यहाँ भी है। डोंगारिया कोंड एक तरह का हिली ट्राइब है जो ओडिशा में रहते हैं और ये लोग एंशियंट टाइम से एक यूनिक टेक्सचर का शॉल निटिंग करते आ रहे हैं, बुनते आ रहे हैं और ये उनका ट्रेडिशन है। याद रखना, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, फेथ, बिलीफ्स, यहाँ तक कि उनके एरिया का बायोडाइवर्सिटी, ये सब उनके शॉल में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। वो उस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं, वो इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं, वो इस तरह से कुछ सर्किल का डिज़ाइन बनाते हैं कि आपको लगेगा कि ये कुछ बर्ड्स को दिखाया जा रहा है। ट्रायंगल हमेशा उसके हिल्स को दिखाया जाता है क्योंकि वो हिली रीजन में रहते हैं। तो अपने कल्चर, ट्रेडिशन, फेथ सब कुछ वो शॉल में डिज़ाइन बनाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। डोंगारिया कोंड ट्राइब जो ओडिशा का इंडिजिनस ट्राइब है, इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है कि डोंगारिया कोंड ट्राइब के लोग धरानी पेनू देवी की बहुत पूजा करते हैं। आप डोंगारिया कोंड ट्राइब के किसी भी मेंबर के घर में जाएंगे, किसी भी वैसे लोग के घर में जाएंगे जो इस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो उनके घर में आपको धरानी पेनू देवी की मंदिर ज़रूर मिलेगी। हर घर में इस देवी की पूजा होती है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, दैट्स वाई इट्स अ फैक्ट। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ओडिशा, धेनकनाल मगजी। ये एक तरह का मिठाई है जो बुफेलो मिल्क चीज़ से बनता है। बुफेलो मिल्क चीज़ से ये मिठाई बनता है जिसमें एक यूनिक फ्लेवर होता है और इसमें जो कार्डामम पाउडर होता है एक यूनिक अरोमा, यानी इसका एक स्मेल भी कुछ अलग ही होता है, कुछ यूनिक होता है। तो बहुत ही टेस्टी ये मिठाई होता है, बहुत फेमस होता है और ऐसा माना जाता है कि धेनकनाल डिस्ट्रिक्ट के ही कुछ हलवाइयों ने इसकी एक यूनिक रेसिपी ढूंढ के निकाली थी और तब से ये वहाँ बहुत पॉपुलर है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ओडिशा, सिमलीपाल काई चटनी। काई का मीनिंग यहाँ पर एक एंट से है, रेड वेवर एंट।
लाल चींटी होती है उसी को कहा जाता है यहाँ पर काई। और ये जो लाल चींटी होता है ये मयूरभंज, ओडिशा का एक डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज एंड क्योंझर, इन दोनों जगहों पर मिलता है। इन दोनों जगहों पर जो फॉरेस्ट हैं, जंगल्स हैं, उसमें ये चींटी खूब मिलता है। और यहाँ जो कुछ ट्राइब होते हैं, लोकल ट्राइब हैं, उनका काम होता है इस चींटी को पकड़ना और इस चींटी से फिर चटनी बनाया जाता है। और वो चटनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। कहा जाता है कि लोकल ट्राइब जो हैं उनका हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स में वो चींटी बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सब उस चींटी से मिल जाता है, उस चींटी के चटनी से मिल जाता है। इवन हमने पढ़ा था कि इसे मस्टर्ड ऑयल में डाल दिया जाता है, फिर कई दिनों तक छोड़ दिया जाता है, फिर वो मस्टर्ड ऑयल को बेबी ऑयल की तरह यूज किया जाता है। और कुछ साइंटिफिक रिसर्च में जब यह प्रूव हो गया है कि सिमलीपाल काई चटनी हेल्थ के लिए सच में बहुत बेनिफिशियल है, तो इसकी डिमांड बाहर शहरों में भी बहुत बढ़ गई है। लोग आते हैं यहाँ पर सिमलीपाल चटनी खरीदने के लिए, सिमलीपाल काई चटनी लेने के लिए, और यहाँ से लेकर जाते हैं। ट्राइबल्स में भी कुछ ऐसे लोग हैं, खासकर महिलाओं का ये काम होता है कि वो जंगल जाती हैं और वहाँ से ये काई यानी कि रेड वेवर एंट पकड़ कर लाती हैं। और वो एंट जो होता है बाज़ार में करीब 500 से 600 रुपये केजी बिकता है। और जब इससे चटनी बन जाता है तो वो करीब 1000 रुपीज़ केजी वो भी बिकता है। इस तरह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हो गया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व्स में रहने वाले कुछ ट्राइब्स का। नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ओडिशा, कटई मुंडी ब्रिंजल। ये एक तरह का वेजिटेबल क्रॉप है एंड इसका पूरा नाम है नया गढ़ कटई मुंडी ब्रिंजल। बहुत ही टेस्टी होता है, स्फेरिकल शेप का ये ब्रिंजल है एक्चुअली, एंड प्रिकली थॉर्न्स ऑन द फ्लैश भी देखने को मिलता है। और इसका कल्टीवेशन सिर्फ ओडिशा के ही कुछ नेटिव प्लेस में हो पाता है, दूसरे किसी भी जगह पर इसका कल्टीवेशन नहीं हो पाता है। परहैप्स वहाँ क्लाइमेट और सॉइल का कुछ फैक्टर आता हो। तो ये है कटई मुंडी ब्रिंजल। और लास्ट है कोरापुट काला जीरा राइस। काला जीरा राइस ये ब्लैक कलर का होता है, राइस होता है एकदम क्यूमिन्स के जैसा, जीरा की तरह होता है, लेकिन ब्लैक कलर का होता है। इसमें एरोमा बहुत अच्छा होता है, सुगंध इसकी बहुत ही अच्छी होती है और इसे चावल का राजकुमार भी कहा जाता है। गुजरात के भी एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, कच्छी खरेक। कच्छी खरेक, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इसे इसी तरह प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, कच्छी खरेक। ये एक तरह के खजूर का वैरायटी है, डेट्स का वैरायटी है, और इसे गुजरात के कच्छ रीजन में कल्टीवेट किया जाता है। सॉफ्ट एंड चेवी टेक्सचर है इसका और रिच कारामेल लाइक फ्लेवर इसका होता है। दैट्स वाई ये यूनिक है और ये कच्छ रीजन से ही बिलोंग करता है, इसलिए इसे जीआई टैग दिया गया है। कच्छी खरेक, याद रखना ये गुजरात से है और डेट्स यानी खजूर का एक वैरायटी है। नेक्स्ट इज रामबान अनारदाना फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। रामबान अनारदाना, लोकली इसे ध्रूनी कहा जाता है या रामबान अनारदाना भी कहा जाता है। ये एक तरह का फ्रूट ट्री होता है जो हिली ट्रैक्ट्स में उग आता है और बहुत ही अच्छी संख्या में उगता है और 5 से लेके 8 मीटर तक इसकी हाइट होती है। साइंटिफिक नेम है इसका पुनिका ग्रैंडटम। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का एक प्रोडक्ट है आदि केकिर। अरुणाचल प्रदेश से एक्चुअली 3 प्रोडक्ट है। तो पहला है आदि केकिर। इट इज़ अ वेराइटी ऑफ जिंजर। जिंजर यानी अदरक, आपको पता होना चाहिए। ईस्ट सियांग, सियांग एंड अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में ये उपजाया जाता है, नॉन फॉर इट्स टेस्ट एंड साइज। और अरुणाचल प्रदेश से दूसरा प्रोडक्ट है हैंडमेड कारपेट्स। कहा जाता है कि तिब्बतन रिफ्यूजीज जो आए थे 1960s के बाद, चाइना से बहुत सारे तिब्बतन रिफ्यूजीज भाग भाग कर अरुणाचल प्रदेश में आकर यहाँ रिफ्यूज लिए थे। तो वहाँ आकर उन्होंने अपने साथ एक और आर्ट भी लेकर आया था और वो था हैंडमेड कारपेट्स। तो वो बहुत ही यूनिक कारपेट्स बनाते हैं और उसमें कुछ टिपिकल डिजाइन होता है, मोटिव्स होता है, टेक्सचर होता है जो कि उसे यूनिक बनाता है और इसी कारण इसे जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। नाउ द थर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, वेंचो वुडन क्राफ्ट। सो सी दिस पिक्चर, these crafts are crafted from wood. This is unbelievable. लकड़ी को क्राफ्ट कर ऐसा भी स्टैचू बनाया जा सकता है, स्कल्पचर बनाया जा सकता है। दिस इज अनबिलीवेबल। एंड अगर बात करें वेंचो वुडन क्राफ्ट की, तो इसे बनाया जाता है वेंचो ट्राइब के द्वारा। वेंचो ट्राइब लोंगडिंग एंड चैंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के नेटिव हैं। ऑल्दो इनका ओरिजिन माना जाता है कि ये तिब्बतन बर्मीज हुआ करते थे, लेकिन एंशियंट टाइम्स से ये अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग और चैंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं। नाउ सम प्रोडक्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तंगाइल साड़ी, गरज सिल्क साड़ी एंड कोराइल साड़ी। ये ऐसे 3 साड़ी हैं जिन्हें जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। तंगाइल साड़ी की बात करें तो इनका प्रोडक्शन नादिया और पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में होता है। गरज सिल्क साड़ी और कोराइल साड़ी
ये दोनों मुर्शिदाबाद और बीरभूम में इनका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। गरज सिल्क साड़ी आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्लेन वाइट और ऑफ वाइट बॉडी एंड अनऑर्नामेंटल कलर्ड बॉर्डर। इस तरह का ये जो होता है गरज सिल्क साड़ी होता है, वाइट होता है या प्लेन वाइट, ऑफ वाइट, ये वाइट कलर में ही ज़्यादातर वीव किया जाता है। कोराइल साड़ी की अगर बात करें तो लैविश सिल्क वंस आइदर वाइट और क्रीम बेस and have the characteristic of heavy gold and silver embellishment of Banarsi sarees. So these are some characteristics of these three sarees. जो साड़ी के शौकीन लोग हैं ज़रूर इसमें इंटरेस्ट ले रहे होंगे। एंड कालो नूनिया राइस, कालो नूनिया राइस जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, इट्स अ वेराइटी ऑफ एरोमेटिक फाइन राइस कल्टिवेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुर द्वार एंड दार्जिलिंग, एंड इट्स अ मीडियम साइज्ड ब्लैकिश ग्रेन। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सुंदरबन हनी। आप सब जानते हैं सुंदरबन एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है एंड ड्यू टू सुंदरबन डेल्टा ये बहुत ही रिच है बायोडाइवर्सिटी में, फ्लोरा और फौना दोनों में। तो यहाँ जो हनी बीज पाए जाते हैं, यहाँ जो एक स्पेशल काइंड ऑफ हनी इकट्ठा होता है नेचुरली, अगर नेचुरल मेथड से यहाँ उगाया जाए हनी, अगर हनी कलेक्शन किया जाए सुंदरबन एरिया में, तो ये जो हनी होते हैं हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इनमें एक बेटर रेडिकल स्कैवेंजिंग प्रॉपर्टी होता है, जैसे एंटी एजिंग बेनिफिट्स होता है इनका, सेल प्रोटेक्शन एट्रीब्यूटेड टू पॉलीफिनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, ये सब इनका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है सुंदरबन हनी का। वहीं अगर इसे आर्टिफिशियल तरीके से उगाया जाए तो फिर ये प्रॉपर्टी उसमें नहीं होता है, लेकिन नेचुरली अगर यहाँ से हनी कलेक्ट किया जाए सुंदरबन जंगलों से तो हमें इस तरह का हनी मिलता है। दैट्स वाई इन्हें जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है।